15 अगस्त 2026 जब देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन सवाल ये है क्या सिर्फ देश आजाद हुआ है या लोगों की सोच भी आजाद हुई है। हर साल की तरह इस साल भी लाल किले से लंबा चौड़ा भाषण सुनने को मिला। वादे हुए, सपने दिखाए गए, 2047 का विजन दिखाया गया। लेकिन सवाल ये है कि 2027 का क्या? जिस नौजवान के पास नौकरी नहीं है, क्या उसे 2047 तक जॉब का इंतजार करना पड़ेगा या उसे सिर्फ 2047 की आस दिखाकर चुप बैठाया जा रहा है? और फिर एक नया शब्द सामने आया, दिमागी नक्सल। तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। सवाल ये नहीं है कि ये शब्द कितना बड़ा है या कितना छोटा। सवाल ये है कि दिमागी नक्सल का मतलब होता क्या? क्या दिमागी नक्सल का मतलब वो है जो सरकार से सवाल पूछता है? क्या दिमागी नक्सल का मतलब वो है जो अपनी हक की मांग करता है? या दिमागी नक्सल वो है जो सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगता है? अगर कोई सरकार से पूछ दे कि जो आपने वादे किए थे वो कब पूरे करोगे या वो अब तक पूरे क्यों नहीं हुए, तो क्या वो दिमागी नक्सल हो गए? तो अगर सवाल पूछना गुनाह है तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह गया? क्योंकि डेमोक्रेसी में आवाज को दबाया नहीं जाता बल्कि सुना जाता है, उसे समझा जाता है, उसे सुलझाया जाता है। और अगर हर बार सवाल पूछने वाले को अगर आप एक नया लेबल, नया टैग दोगे, कभी एंटी नेशनल, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अर्बन नक्सल, तो कभी आंदोलनजीवी, और अब तो हद ही हो गई दिमागी नक्सल। तो असली सवाल ये है कि क्या हमारे पास जवाब खत्म हो गए हैं या फिर सवाल पूछने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है? क्योंकि जब हुकूमत के पास जवाब होता है तो वो बैकआउट नहीं करती, वो किसी सवाल पूछने वाले को लेबल नहीं लगाती बल्कि उसके सवाल को अकाउंटेबिलिटी से जवाब देती है। उसे दिमागी नक्सल का लेबल नहीं लगाती, वो जवाब देती है और अगर जवाब ना हो तो अक्सर एक नया लेबल पैदा हो जाता है। लेकिन याद रखिए, लेबल से सवाल नहीं मरते। और जिस दिन एक पूरी जनरेशन ने ये समझ लिया कि उसका असली दुश्मन जो सवाल पूछ रहा है वो नहीं है बल्कि वो सिस्टम है जो सवाल का जवाब देने के बजाय उस सवाल पूछने वाले को ही दुश्मन करार दे, जिस दिन नैरेटिव्स टूटेंगे शायद उस दिन असली आजादी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। पीएम की स्पीच खत्म भी नहीं हुई थी कि देश भर में एक नया वर्ड तेजी से भागने लगा, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या हम प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है? मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। Who ask tough questions to the government are दिमागी नक्सल्स। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स, टीवी स्टूडियोज में डिबेट्स, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पे डेफिनेशंस, और देखते ही देखते हर वो इंसान जो मोदी सरकार से सवाल पूछता है उसे एक नया लेबल, एक नया टैग देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? खेल ही उल्टा पड़ गया। कुछ प्रोमिनेंट अकाउंट्स ने कहा, अच्छा अगर सवाल पूछना दिमागी नक्सल होना है तो हम दिमागी नक्सल ही है। और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी ने जन्म लिया। जिस लेबल का मकसद लोगों को डराना था, लोगों ने उसी लेबल का मजाक बना दिया और इसीलिए शायद सरकार को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। इसीलिए यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, मोदी जी का मतलब ये नहीं था। हर मोदी विरोधी दिमागी नक्सल नहीं है। दिमागी नक्सल की कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होती हैं। ये वर्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये स्पेशल चीजें करते हैं। तो वो स्पेशल चीजें आखिर क्या है, चलिए एक बार देखते हैं। मोदियों को सपोर्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करना, आर्टिकल 360 को वापस लाने की मांग करना, या इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को सपोर्ट करना। ठीक है, अगर डेफिनेशन इतनी स्पेसिफिक है तो फिर एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। सरकार से सवाल करना, अकाउंटेबिलिटी मांगना
पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, क्या ये भी दिमागी नक्सलिज्म है? अच्छा, अगर नहीं तो फिर डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी ही रहने दीजिए। हर डिसएग्रीमेंट को देशद्रोही मत कहिए, हर क्रिटिसाइज करने वाले को अपना दुश्मन मत बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी कभार अपने घर में भी झांक कर देखिए, क्योंकि मिस्टर किरण की ही खुद की पार्टी ने संविधान पर ही सवाल उठाया है, संविधान का ही विद्रोह किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा पर सवाल उठाया है। ऐसे लोग सिर्फ ऑपोजिशन में नहीं, अपनी खुद की पार्टी में भी हरे पड़े हुए। अगर दिमागी नक्सल एक सीरियस एक्यूशन है तो फिर ये लेबल सेलेक्टिव क्यों? और वैसे भी इस आइडियोलॉजी को सिवाय पॉलिटिकल वेपन के कुछ और समझा नहीं जा सकता। और मोदी जी, ये कोई पहली बार नहीं है, ये बिल्कुल भी पहली बार नहीं है। पिछले 12 सालों में जब भी सरकार के सामने कोई अनकंफर्टेबल सवाल आया, उसी वक्त अक्सर एक नया लेबल भी पैदा हो जाता है। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अर्बन नक्सल, कभी आंदोलन जीवी, कभी खान मार्केटिंग गैंग, कभी एंटी नेशनल, तो कभी दिमागी नक्सल। नाम बदलते रहे लेकिन फॉर्मूला वही रहा। सवाल को एड्रेस मत करो, बल्कि सवाल पूछने वाले को एक लेबल लगा दो। और फिर टीवी स्टूडियो में डिबेट शुरू, सोशल मीडिया पर आउटरीच शुरू, सपोर्टर्स और क्रिटिसाइज करने वाले आमने सामने, और वही देश को कैंप्स में बांट देते। और जो असली सवाल जो कहीं पीछे छूट गया, यही तो सबसे डेंजरस चीज है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि आप सवाल पूछ ही ना सके। आपको कल की उलझनों में इतना उलझा दिया जाएगा कि आप आने वाले कल की सोच ही ना रख पाए। और शायद यही बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल फॉर्मूला रहा है। मेक इन इंडिया नहीं, स्टार्टअप इंडिया नहीं, डिजिटल इंडिया नहीं, पूलिंग इंडिया, डिस्ट्रैक्टिंग इंडिया, पोल्यूटिंग इंडिया। जनता को एक मुद्दा दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कभी नेशनलिज्म तो कभी रिलीजन, कभी पाकिस्तानी तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अर्बन नक्सल तो कभी खान मार्केटिंग, कभी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी तो कभी दिमागी नक्सल। और हम हर बार एक नए बैटल फील्ड में भेज दिए जाते हैं। हम लड़ते रहे, टीवी देखते रहे, हैशटैग्स चलाते रहे, एक दूसरे को गाली देते रहे, लेकिन जिस सवाल पर सही भी हमें लड़ना चाहिए था, पूछना चाहिए था, वो सवाल वहीं का वहीं पड़ा रहा। और अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ थियरी बता रही हूँ, तो चलिए 2014 में एक बार वापस चलते हैं। आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन याद है वो वक्त 2014, एक ऐसा इलेक्शन जहां पूरे देश को लगा था कि अब कुछ बदलने वाला है। शायद डेवलपमेंट, जॉब, मार्केट, ब्लैक मनी, 15 लाख, करप्शन का एंड और एक नया विकसित भारत का प्रॉमिस। हर तरफ एक ही हवा थी कि अच्छे दिन आ गए, अब की बार मोदी सरकार। और लोगों को लगा शायद यही वो आदमी है जो देश की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, देश की सारी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है। डेवलपमेंट उस टाइम पर एक पॉलिसी नहीं थी, डेवलपमेंट उस टाइम पर एक इमोशन था। हर जुबान पर था, हर रैली पर था, हर प्रोटेस्ट में था। आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन। अब की बार मोदी सरकार। और फिर 2016 डिमॉन्स्ट्रेशन 8 नवंबर की रात को एक अनाउंसमेंट होती है, नोट बंद। और अगले ही दिन देश भर में लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई। बैंक के बाहर, एटीएम्स के बाहर लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए तड़प रहे। किसी के घर में शादी थी तो किसी का इलाज करवाना, किसी को रेशन लेना था तो किसी को अपना घर चलाना था। अपना पैसा था लेकिन एक्सेस नहीं। तब कहा गया देश के लिए सैक्रिफाइस कीजिए। सियाचिन में सोल्जर्स खड़े हैं, क्या आप एटीएम के बाहर खड़े नहीं हो सकते? हमारे नौजवान बॉर्डर पर हमारे लिए खड़े हैं, क्या आप
एक एटीएम की लाइन के लिए नहीं खड़े रह सकते? लेकिन सवाल तो फिर भी वही है, ब्लैक मनी कहाँ गया, जीडीपी का क्या हुआ, जॉब्स का क्या हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का क्या हुआ? और जब सवाल बदलने लगे तो क्या जवाब आए? जानते हैं जवाब क्या आया? 50 दिन, बस 50 दिन दीजिए मुझे। चलो ठीक है, 50 दिन गुजरे, 100 दिन गुजरे, फिर महीने गुजरे और फिर 12 साल गुजरे। आज भी वही इकोनॉमी पे सवाल है, आज भी जॉब्स को लेके धंधे हैं, पेपर लीक्स को लेके क्वेश्चंस हैं। अब इन सब का जवाब ना होने पर गवर्नमेंट ने ये समझा कि इन्हें उलझाए रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक ऐसा मूवमेंट शुरू हुआ जहां पर दी नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनल चीजें होने। अगर आपने कहा कि पॉलिसी इंपैक्ट कहाँ है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, तो वो लोग आपको कहेंगे कि तुम देश के खिलाफ हो। अगर आप अकाउंटेबिलिटी मांगते हो तो आप देश के खिलाफ हो, आप उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि आप देश के खिलाफ हो गए। मतलब बीजेपी पार्टी नहीं रही, वो देश बन गई है इन 12 सालों में।